जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अड्डा पर। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य धनराज। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने लास्ट वाले पार्ट में हम लोग ने 2021 सीडीएस का पेपर सॉल्व किया था, वो हमारा पहला पार्ट था। आज हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट। क्वेश्चन ज्यादा है, इस वजह से पार्ट वाइज इसको देंगे ताकि आपको अच्छा लगे, एनर्जेटिक मैं बना रहा हूँ। ऐसा है नहीं कि आपको कोई भी आंसर बता दिया, कैसे भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है, आपको सीखना है ना कि आंसर टिक करना। आंसर कीज तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, ये कहने का मतलब है। तो जो हम लोग ने लास्ट टाइम तक किया था 40 क्वेश्चन तक किया था, उसके बाद में हम लोग करेंगे 41 के स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें भी आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है। लास्ट टाइम भी हम लोग ने ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस किया था। तो देखिए, दो तरह का ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आता है सीडीएस में। एक होता है आपका सिंपल, बहुत ही नॉर्मल एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसा कि पिछली बार हम लोग ने किया। इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है आपको। देखिए, आप सामने देख रहे हैं 41 में। देखिए, पहला S1 सेंटेंस दिया है। S1 मतलब आपका ओपनिंग सेंटेंस है। S6 आपका क्लोजिंग सेंटेंस है। क्लोजिंग सेंटेंस का मतलब आखिरी का सेंटेंस। और बीच के सेंटेंसेस P, Q, R और S में दिए गए हैं। समझ पा रहे ना? तो सबसे पहला S1 होगा, उसके बाद में S6 नहीं लेंगे, फिर P, Q, R, S में कौन सा आएगा, उसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका S6 होगा। तो देखो, इसको कैसे करते हैं। जब किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें नाउन या प्रोनाउन के सब्जेक्ट हो, उनमें कनेक्टर्स आने चाहिए। कनेक्टर का मतलब देखिए, जो कंजंक्शंस होते हैं, प्रीपोजिशन का ध्यान रखो, किसी वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कौन सा कंजंक्शन आता है, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। और थोड़ा सा आपको मैं आइडिया बताऊंगा ताकि इसको, और देखिए ये थोड़ा सा कठिन लगता है लोगों को, तो आप घबराएं नहीं। वीडियो को स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं कि देख के ही छोड़ दें कि नहीं अभी ये तो बहुत कठिन वाला स्टार्ट कर रहे हैं, बोरिंग हो जाएंगे। देखिए, बोरिंग कुछ नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना होगा, अगर काफी कठिन भी टेक्स्ट है तो। समझ पा रहे ना? तो देखिए, यहां पर सबसे पहला जो सेंटेंस दिया गया हमारा S1 दिया गया, ओपनिंग सेंटेंस है। लिखा गया मैन हैज प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आदमी ने प्रोग्रेस की है, कर चुका है, कहने का मतलब ये हैज में दिया गया। विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पहला सेंटेंस है। लास्ट वाला जो सेंटेंस होगा, व्हाट वाज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल इज नाउ इजी एंड पॉसिबल। अब की बात कर रहा है कि अब इजी है और पॉसिबल है। क्या चीज पॉसिबल है? तो ये तो लास्ट में जाएगा। अब S1 के बाद मैन हैज प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद में हमारा जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा होगा, वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए, P वाले सेंटेंस में दिया गया है आपका He is on the road to conquer other planets। देखो, समझ लो पहले, यहां पर अदर प्लेनेट दिया गया है। अदर प्लेनेट, तो इसका मतलब देखो क्या होता क्या है। अदर प्लेनेट दिया है, इसका मतलब पहले कोई प्लेनेट की बात हमें करनी चाहिए। समझ पा रहे ना? पहले कोई प्लेनेट की बात हमें करनी चाहिए। जब भी अदर प्लेनेट आएगा, इसका मतलब क्या है कि अभी ये अधूरा सेंटेंस है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता है। उसके बाद में Q नंबर में दिया नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ ही हैज डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल। तो यहां पर देखिए, नाउ की बात करेंगे अभी, इसका मतलब कोई एक ऐसा सेंटेंस और होगा जो पहले कोई बात कही गई होगी, उसमें ध्यान दें। उसके बाद में R में दिया गया है hitherto he had been backward। अब देखिए, ये आपका पास्ट में सेंटेंस देख रहे हैं आप, यहां पर ये पास्ट में सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है, नाउ जब ही आएगा जब हम पहले पास्ट की चीजों को बता देंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे आज में। और उसके बाद में S नंबर में he has reached the moon। अब देखिए, ये क्या है, वो चांद पर पहुंच गया। चांद एक तरह का प्लेनेट आप समझ लो, उसके बाद ही अब आएगा अदर प्लेनेट की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो P सेंटेंस अभी नहीं होना चाहिए, और S नहीं होना चाहिए, और Q भी नहीं होना चाहिए। हमारा सेंटेंस होना चाहिए पहला R। R का मतलब इसके बाद R होना चाहिए। अभी देख लेंगे, ऑप्शंस नीचे दिए गए होंगे। तो उसके बाद में hitherto he had been backward। अब लेकिन अभी तक, इसका मतलब क्या है, hitherto का मतलब होता है हिंदी में अभी तक। अभी तक सही बात है, जब तक कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक तो हम बैकवर्ड में थे। लेकिन अब क्या बोलेंगे, नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज, वही तो बोल रहे हैं। अब हम लोग क्या, साइंटिफिक नॉलेज और किसकी वजह से, टेक्निकल नॉलेज वजह से, हाउ ही हैज डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, R के बाद में आएगा Q। अब Q के बाद में आएगा, ये देखो अदर प्लेनेट दिया गया है। अदर प्लेनेट से पहले आएगा मून वाला सेंटेंस, और मून वाला हो गया आपका S। और S के बाद में बचा क्या, सिर्फ एक ही बचा, क्या, P। R Q S P, यही आपका हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए। देखिए, ये आपका थोड़ा सा टेक्स्ट कठिन हुआ करता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। मैंने इसको एक बार पढ़ा था ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। इससे डरना नहीं है कि कैसे किया जाता है।
मैं आपको बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं जो मैंने इसमें देखे कि हाँ इन चीजों को बताने की जरूरत है। मून पहले आएगा, फिर अदर प्लेनेट आएगा। पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पास्ट की, फिर आएंगे प्रेजेंट में। तो ये हमारा RQSP, ये हमारा जो है आंसर बन गया। देखिए आप देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है। ये आपका रहा R, कौन सा R और R से, ये है आपका RQS और P, C वाला आंसर है। बड़े क्वेश्चन है थोड़े से, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 42 दिया गया है, 42 आ जाएगा पूरा स्क्रीन पर। 42 में पहला सेंटेंस, और देखिए पहला सेंटेंस मतलब S1 मतलब ओपनिंग सेंटेंस, उसके बाद में लास्ट में क्या दिया S6 मतलब क्लोजिंग सेंटेंस, और उसके बाद में PQRS में आपको ढूंढना है उसका क्रम, वही आंसर होने चाहिए। तो पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसको पढ़ने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस क्या है, देखिए पहला जो सेंटेंस है, वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स। यहां पर देखिए उसने कहा वी, है ना, वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स। तो हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं या हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है कब, समर्स में। अब समर्स के बाद में पहला सेंटेंस तो ये, अब उसके बाद आपको S6 तो लास्ट में आएगा, उसके बाद फिर P और Q और R, और उसके बाद में यस वाले सेंटेंसेस में देखना है कि कौन सा इसके क्रम में आएगा। तो हम लोग पहले किसकी बात कर रहे हैं, समर की। वी ड्रिंक वाटर या मोर वाटर ड्यूरिंग समर। उसके बाद में देखो क्या है, P में दिया ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड जैसे दिया गया। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड, अभी तो पता नहीं चल रहा है अदर हैंड का मतलब, इसका मतलब ये कोई बात पहले कही जा चुकी है, इसका मतलब ये सेंटेंस पहला नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। समझ पा रहे हैं। उसके बाद में लिखा बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ द सीजन्स। अभी यहां पर क्या लिखा है, बोथ द सीजन। अभी तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी हमने, समर की बात करी है, तो इसका मतलब एक और कोई सीजन बता रहा होगा, उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। उसके बाद में देखिए स्कूल क्लॉथ ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर। अब ये देखिए आया, समर और विंटर अलग अलग दो सीजन बताए गए हैं कि स्कूल जो क्लॉथ कपड़े जो होते हैं उसकी ड्रेस वो अलग होती है समर की और विंटर की। उसके बाद में व्हाई डू यू वियर लाइटर क्लॉथ ड्यूरिंग समर एंड हैवी वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया, ऐसा सेंटेंस है। तो अब इसमें देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा P नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी बोथ वाला आया नहीं। अब हो सकता है R और S, लेकिन अब इसके बाद में वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स के बाद में सीधे व्हाई डू वियर नहीं, पहले तो क्लॉथ की बात करेगा और फिर आएगा दूसरा कि हम क्यों ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल साफ सुथरा सेंटेंस है। पहला होना चाहिए क्या, R के बाद में आएगा S, और S के बाद में क्या, देखो RS किसमें दिख रहा है, ये देखो RS इसी में दिख रहा है, और उसके बाद में आएगा क्या Q, फिर इसके बाद में आएगा P। अब आप चाहे देख भी सकते हैं। सबसे पहले समर की बात करेंगे, फिर समर में हम लोग कपड़े कौन से पहनते हैं, फिर कपड़ों की बात करेंगे। देखो समर में अलग पहनते हैं, विंटर में अलग पहनते हैं, फिर कपड़ों की बात करी गई, और फिर उसके बाद में आए हम लोग किसमें, Q में। बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया बोथ द सीजन्स हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। नॉर्थ इंडिया में दोनों ही सीजन में एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। और उसके बाद में ऑन द अदर हैंड पे जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, वहां पर जो है हिल्स होती हैं, वहां अलग होता है। तो ये देखिए कितना सिंपल लग रहा है, बिल्कुल आसान है, इसमें कठिन बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसको कड़ी बाई कड़ी जोड़ते चले जाओगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें बताई, ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना होता है, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम 43 पे बात करते हैं। 43 की बात करेंगे तो सेम वैसे ही देखेंगे, एकदम अच्छा सा तरीका आप समझिए। इसमें S1 में दिया, ये आपका देखिए ओपनिंग सेंटेंस है। पॉलिसी की बात में अब देखिए हमने बताया था ग्रामर पढ़ाते समय कॉमा और दो कॉमा के बीच में जो सेंटेंस होता है वो आपका होता है फिलर। तो फिलर को सेंटेंस में हम लोग इंक्लूड नहीं करते, उसको छोड़ दीजिए। आप सीधे पढ़ो, कहां पर पढ़ते हैं, पॉलिसी इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। पॉलिसी कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे ना। अब देखेंगे यहां पर पॉलिसी की बात करेंगे और उसके बाद में लाइक मैनी अदर टर्म्स इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जैसे दिया गया। दो कॉमा के बीच में जो चीजें दी जाती है उसको जो है हम लोग छोड़ देंगे, समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग देखिए पॉलिसी के बाद में सीधे आ जाते हैं P और Q, R और S, क्योंकि जो हमारा S6 है वो हमारा लास्ट सेंटेंस है, समझ पा रहे हैं ना। अब लास्ट सेंटेंस है तो इसके बाद में देखो समझो पहले कि आप कहां पर हम लोग पहुंचेंगे। अब यहां पर देखिए P में देखेंगे दिया गया इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन अ लॉ, अ लेजिस्लेशन, रेगुलेशंस और ऑर्डर। देखते हैं ये इट किसके लिए आया, यहां पर आया पब्लिक पॉलिसी।
हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉलिसी की बात करी गई है, तो पब्लिक पॉलिसी की बात करेंगे तो अभी हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी का पॉलिसीज कई तरह की होती हैं। उसके बाद में आर वाले में दिया गया है आ पॉलिसी में भी जनरल और स्पेसिफिक, है ना। देखो पॉलिसी कैसी हो सकती है, जनरल, स्पेसिफिक हो सकती है, नैरो हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और प्राइवेट हो सकती है, रिटन हो सकती है, और अनरिटन हो सकती है। देखते हैं, हो सकता है सादी आंसर हो। उसके बाद में देखते हैं एस वाले में दिया गया इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो अच्छा भैया, जब फॉर्म्स पहले बताएगा, पहले फॉर्म थोड़ा बताएगा, पहले ये बताया जाता है, जैसे मान लो आप नाउन पढ़ते हो ना, तो नाउन में ये कहा जाता है कि इसके 5 काइंड है या 4 काइंड है, पहले तो फॉर्म्स बताओ फिर उनके नाम दर्शाओ। तो बिल्कुल आसान हो गया ये। तो पहले क्या होगा, आपका एस होगा, और एस के बाद में आएगा हमारे हिसाब से आर, तो एस के बाद में आर आएगा। या देखते हैं अभी, पॉलिसी लाइक मेनी अदर टर्म्स इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आर, इसकी बात करें तो एस के बाद में आर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो है 43 नंबर दिया गया है एस, तो इट टेक्स, तो पहले तो ये हो गया आपका एस हो गया। अब इसमें देखेंगे एस कहां पर दिया, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, अब हमारा बी बचा और उसके बाद में ए बचा। अब एस के बाद में आर आएगा, एस के बाद में क्यू आएगा, देखते हैं। एस के बाद में आएगा आर, आर क्योंकि इसके फॉर्म्स की बात बताई गई है तो बिल्कुल आसान था। ये देखो एस के बाद में आर दिया गया है, ये दिया गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं, पहले फॉर्म्स बताएगा, फिर फॉर्म्स के बाद में उनके बारे में बताएगा, बस हो गया आपका। फिर उसके बाद में क्या बताएगा, कौन सी पॉलिसी आएगी, पब्लिक पॉलिसी आएगा, फिर उसके बाद में बी वाला आएगा। तो बिल्कुल एकदम क्रम आसान होता है। ये बड़ा दिखता है लेकिन दिखने में नहीं होता है। सबसे पहले फॉर्म्स, फिर कितने फॉर्म्स, उनमें से एक फॉर्म, और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, इजी हो गया। तो इसको सही तरीके से पढ़ना पड़ता है, इसमें घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा देख लिया उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए आपके सामने ये दिखा है 44 में आया है, 44 वाला देखिए, इसमें बात कही गई, देखो ये आपका ओपनिंग सेंटेंस है, ये क्लोजिंग सेंटेंस है। इसमें धोती कुर्ता की बात करी गई, तो धोती कुर्ता जो है वो इंडिया का जो है ट्रेडिशनल स्टाइल है पहनने का। महात्मा गांधी के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर पहला जो ओपनिंग सेंटेंस दिया गया है, द धोती कुर्ता इज द ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट वॉर्न बाय मेन इन इंडिया। तो आदमियों को द्वारा पहनी जाती है इंडिया में। अब देखो ओपनिंग सेंटेंस के बाद सीधे आते हैं किसमें, S6 तो लास्ट में जाएगा। गांधी जी यूजुअली वोर अ सिंपल शॉल विद हिज धोती, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आखिर में गांधी जी को हमें दर्शाना है, कोई ऐसा स्टेटमेंट पकड़ेंगे जो उसके बाद में उससे कनेक्ट करवा पाएंगे। अब देखिए पी में देखो, इट इज कॉमनली वॉर्न विद अ लूज लॉन्ग ट्यूनिक, दिस ही स्टार्टेड। अब ये जो ही आया है ना, ये किसके लिए आया, गांधी जी के लिए आया, समझ रहे हैं, इसमें किसी की बात कही नहीं गई। लेकिन प्रोनाउन जब भी आता है जब किसी भी सेंटेंस में पहले नाउन हो, पहले नाउन वाला सेंटेंस ढूंढो, फिर उसके बाद में हमें प्रोनाउन वाला सेंटेंसेस ढूंढना होता है। इस वजह से देखो आर वाले में क्या दिया गया है, गांधी जी। आ धोती मेड ऑफ, है ना, होम स्पन खादी कॉटन क्लॉथ वाज द गारमेंट फेवर्ड बाय, गांधी जी लिखा। अब गांधी जी के बाद में ही आएगा ना ही वाला, इसका मतलब क्या है कि आर वाला सेंटेंस क्यू से पहले आएगा, ये कहने का मतलब है। समझ पा रहे ना। तो देखो यहां पर अब इसको समझा देते हैं आपका। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमने किसकी बात करेगी, धोती कुर्ता की बात करेंगे। धोती कुर्ता के बाद में अब यहां पर देखिए इट इज कॉमनली वॉर्न बाय, ये अभी आएगा नहीं। दिस ही स्टार्टेड, ये तो आएगा ही नहीं आपका। उसके बाद में क्योंकि पहले तो हमें किसकी बात करेंगे, देखिए ए अभी ये देखते हैं। उसके बाद में क्योंकि यहां पर देखिए दिस ही स्टार्टेड, ये ही जब ही आएगा जबकि कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, गांधी जी वाला। अब गांधी जी के बाद में आपका आर के बाद में आएगा क्यू। उसके बाद में देखेंगे एस में दिया गया द धोती इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, पहले जो है हमारा ये देखिए लिखा गया धोती कुर्ता। अब धोती कुर्ता के बाद में पहले हम जो है धोती वाले शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, इस वजह से ये पहले सेंटेंस होना चाहिए हमारे हिसाब से। उसके बाद में हम सारी चीजें करेंगे, समझ पा रहे। द धोती इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ अराउंड 5 yards लॉन्ग, उसके बाद में wrapped around the midriff and tucked between the legs, ये कहने का मतलब है। तो अब देखेंगे, अब देखो यस वाले सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो इसमें पी से स्टार्ट हो रहा है, ये आर से, ये एस से, ये क्यू से। बिल्कुल आसान सा सेंटेंस। देखिए एक ही ऑप्शन, जब बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो उसमें ऑप्शन कंफ्यूजिंग नहीं दिए जाते, बिल्कुल आसान है। एस के बाद में क्या आएगा, पी आएगा, और पी के बाद में आएगा क्या, आर। आर आएगा देखिए गांधी जी, और गांधी जी के बाद में क्या आएगा उनका ही। तो आर के बाद में क्यू वाला जो स्टाइल अगर देखना था तो आप देखो एक ही ऑप्शन दिया गया इसमें, और एस से स्टार्ट करना है, पी से स्टार्ट करना नहीं है। ये तो आसान है। अब सोचो
कि जो भी क्वेश्चन हमें करना होता है बिल्कुल आसान होते हैं, इनमें हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 45 में दिया गया है लैंग्वेज से संबंधित पहला सेंटेंस आपका कौन सा होता है, ओपनिंग सेंटेंस, और उसके बाद में फिर लास्ट में होता है क्लोजिंग सेंटेंस S6, लेकिन S6 पहले नहीं आएगा, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज इज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर कॉज चेंज, तो लैंग्वेज की बात कही गई। अब जैसे लैंग्वेज जो शब्द है उसको पहले देखना है कि उसके बारे में अभी क्या कहा गया है। पी वाले में दिया गया है द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश, भाई अभी तो सिर्फ लैंग्वेज की बात करी गई, फिर उसमें से कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी या कौन सी लैंग्वेज के बारे में पर्टिकुलर बात हो रही है अभी देखेंगे, है ना। पहले तो लैंग्वेज की बात करेंगे। अब क्यों में अभी देखो लिखा गया लैंग्वेज कॉन्टेक्ट हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद में दिस गिव्स राइज टू न्यू, उसके बाद में लिखा आ हिस्टोरिकल एग्जांपल इज दैट ऑफ डेनिश एंड इंग्लिश। तो अब देखो सबसे पहले शब्द को पकड़ो, ये लैंग्वेज दिया गया, लैंग्वेज के बाद में आना भी लैंग्वेज को और एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारे हिसाब से किससे स्टार्ट करना चाहिए, क्यू से स्टार्ट करना चाहिए। अब क्यू वाले सेंटेंस में क्या है, लैंग्वेज कॉन्टेक्ट हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर है ना इंजन ऑफ चेंज। अब उसके बाद में आएगा क्या, आ हिस्टोरिकल एग्जांपल इज दैट ऑफ कौन सा, डेनिश, और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी गई है। अब इसके बाद में क्या आएगा, एस वाला आएगा। एस के बाद में क्या है, देखिए क्यू एस किसमें दिया गया है, ये दिया गया आपका क्यू एस, तो हमारे हिसाब से आंसर आपका मिल गया क्यू एस। और उसके बाद में ही डेनिश इंग्लिश के बाद में देखो इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया गया, और फिर आएगा आपका लास्ट वाला सेंटेंस होगा आर दिस गिव्स राइज टू न्यू हाइब्रिड लैंग्वेज वैराइटीज चेंजेस ऑफन अकर्स फर्स्ट इन इनफॉर्मल एंड कैजुअल लैंग्वेज। बिल्कुल आसान है। तो कैसे हम लोग को कनेक्ट करना है, बिल्कुल आसान है। देखिए पहले उसने कहा लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज को और एक्सप्लेन किया, फिर उसमें से दो लैंग्वेज आ गई डेनिश और इंग्लिश, और फिर उसके बाद में उसमें से सिर्फ इंग्लिश को एक्सप्लेन कर रहा है, जो हमारा आंसर हो गया कौन सा, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े से बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे होते हैं, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इतना कठिन कैसे है। देखिए मिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें जो सेंटेंस है आपका अर्बनाइजेशन, तो अर्बन और रूरल से कुछ संबंधित चीजें हैं। इन इंडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अर्बन का मतलब जानते हैं, रूरल का मतलब जानते हैं। तो अब इसमें जो सेंटेंसेस पी क्यू आर और एस सेम दिया गया है, और S6 जो है आपका लास्ट वाला सेंटेंस बाद में जोड़ा जाएगा। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इन इंडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो जिसको हम दोबारा नहीं ला सकते, उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। समझ पा रहे ना। तो अब देखेंगे किस पर जाते हैं। पी वाले में दिया गया है द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ सस्टेनेबल सिटीज फॉर मेकिंग सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट। तो देखो भाई अभी तो पता नहीं चल रहा है कि ये इसमें यहां सीधे कैसे पहुंच गया। क्यू वाले में देखो दिस शोज दैट इंडिया इज इन द मिड्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली रूरल टू अ क्वासी अर्बन सिस्टम। तो अभी देखो सबसे पहले अर्बन की बात करेगा, तो पी में तो अभी जाएंगे ही नहीं, क्यों थोड़ा सा लग रहा है। आर वाले में देखो द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज, और उसके बाद में एस में दिया गया इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो सबसे पहले तो अर्बन की बात करी गई है और वही शो करता है। देखिए कहां गया, दिस शोज दैट इंडिया इज इन मिड्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली रूरल टू लिखा है क्वासी अर्बन सोसाइटी। सबसे पहले इंडिया तो जो है गांव का ही है, गांव ही होता है, समझ पा रहे हैं, बहुत सारे गांव का देश है इंडिया। उसके बाद में जो है हम लोग कहां जाएंगे, क्वासी अर्बन, जो लगभग होने वाला है या थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब उसके बाद में क्यू वाले जो स्टेटमेंट देखेंगे आप जब, तो यहां पर देखिए ए वाले सेंटेंस में क्या दिया गया है, और सी डी वाले में क्यू है नहीं, तो आपका देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन का आंसर हो गया सिर्फ और सिर्फ एक, ये दिया गया है आपका क्यू, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस, एस के बाद में आपका टी। तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन है। अब इसमें ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर बोलेंगे सर इसमें और भी एक्सप्लेन, अब इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47 में। चलिए अब देखते हैं इसमें से आपका क्या दिया गया है। देखिए यहां पर एथिक्स है। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन
राइट एंड रॉन्ग, मोरल्स एंड द अल्टीमेट वर्थ ऑफ एक्शंस और थिंग्स, वैल्यूज। तो क्योंकि इसमें दिया गया है, देखिए आप इसमें दिया गया है एथिक्स की बात कर रहा है, तो हो जाता है कभी कभार, समझ पा रहे ना। हमारा कौन सा 47 नंबर जो है वो आपका क्वेश्चन है 47। तो 47 को देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एथिक्स इज अ branch of philosophy concerned with the distinction between right and wrong, morals and the ultimate worth of actions or things। अब ethics के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहां पर दिया गया है S6 वैल्यूज की, अभी इसको तो पढ़ेंगे नहीं, P और Q और R और S में दिया गया है। For many philosophers only humans are moral agenda, उसके बाद environment ethics, उसके बाद में ethics evaluated the relationship और value is a measure of worth ऑफ समथिंग, यहां पर आपका बट होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे 47 में एथिक्स के बारे में। अब देखिए आर वाला एक सेंटेंस दिया गया एथिक्स, तो एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट, और उसके बाद में एंड रॉन्ग जो भी दिया गया। एथिक्स इवैल्यूएटेड द रिलेशनशिप, रूल्स, प्रिंसिपल्स और कोड्स दैट रिक्वायर और फॉरबिड सर्टेन कंडक्ट। इस तरह का जो है हमारे हिसाब से ये जो है सेंटेंस हमें पहले यूज करना चाहिए। उसके बाद में देखिए, अब देखिए आर इसमें दिया गया है, उसके बाद में और कौन से ऑप्शन दिए हैं, आर डी वाले में भी दिया गया है, आर एस है और इसमें है आर क्यू। तो एथिक्स इवैल्यूएटेड द रिलेशनशिप, रूल्स, प्रिंसिपल्स और कोड्स दैट रिक्वायर और फॉरबिड सर्टेन कंडक्ट। उसके बाद में अब यहां पर एनवायरमेंट एथिक्स, अभी देखो एथिक्स की बारी है ना, तो देखो बिल्कुल आसान से मिल गया। एथिक्स से अभी एथिक्स खत्म नहीं हुआ, किस पर आए, इस वाले एथिक्स पर। फिर एनवायरमेंट एथिक्स की बात करेंगे तो बिल्कुल आसान हो गया, हमारा आर के बाद में आएगा क्यू, क्यू के बाद में पी आएगा और ऐसा आएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से सिर्फ कनेक्ट करना होता है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा देख के ही इसको समझा कि कैसे आपको बताना है। थोड़ी सी चीजें हिंट तो देखनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्टेटमेंट को नॉर्मली सॉल्व करना, क्योंकि इसमें कनेक्ट, देखो आप भी चाहे कोई भी टीचर हो या आप हो या कभी भी इसको पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम टेकिंग भी होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर मिलाए जाते हैं, कौन से सेंटेंस को या कौन से पार्ट को हम कहां पर ले जाना चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए अब आप देखते हैं 48 में दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 जनवरी 1950, और उसके बाद में लेट डाउन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप जानते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे यहां पर आपका पी क्यू आर, और ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। मैं देख रहा था यस वाला सेंटेंस इस जगह पर आ गया है, ये देखिए कोई बात नहीं, हो जाता है। यहां पर एस दिया गया है, पी क्यू आर और एस यहां पर है। इट गारंटीड ऑल इंडियन सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी। तो ये एक सेंटेंस है, कोई बात नहीं, यहां पर इंटर मानना रह गया था। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर जो दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 जनवरी 1950 लेट डाउन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पी वाले में लिखा गया है, इट वाज आल्सो टू बी अ फेडरेशन विद डिमार्केशन ऑफ स्पेयर्स ऑफ एक्शन बिटवीन, लिखा है यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया वाज टू बी अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ, और उसके बाद में आर वाले में दिया है दीज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एटसेट्रा। और एस वाले में दिया गया है, देखे यहां पर जो एस वाला सेक्शन है इसमें दिया गया है इट गारंटीड ऑल सिटीजन्स, उसके बाद में सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, और राइट्स के बाद में आएगा उनके फंडामेंटल राइट्स बता रहा है। दीज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू, जो भी दिया गया है। इसका मतलब क्या है, एस के बाद में आर वाला पेयर देखे, और उसके बाद में अभी सेंटेंस स्टार्टिंग की बात करेंगे। तो इसमें ऑप्शंस में देखते हैं क्यू पी एस आर, और पी एस यहाँ पर क्यू होगा, क्यू आर, और एस क्यू ओ आर, उसके बाद में क्यू पी एस आर। तो देखो एस आर का टर्म सिर्फ इसमें दिया है, इसमें आर एस दिया है, इसमें एस आर बीच में नहीं है, उसके बाद में इसमें भी नहीं है। तो आंसर बिल्कुल आसान हो गया आपका, कौन सा, ए वाला होगा आंसर, जो कि आपका क्यू पी और एस आर होगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है ट्रिक एक ही है आसान सी, जो मैंने आपको बता दी कि पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेगा और उसके बाद में उनको बताएगा, यही है। एक ही पेयर की बात करेंगे और बाकी क्यू से इंडिया, यहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया जो है
उसी से रिलेटेड इसमें पहले बता देगा। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई, कहने का मतलब ये कि मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं ट्रिक बता रहा हूं कि यहाँ पर राइट्स की बात करी गई, फिर उसके बाद में बता दिया कि कौन कौन से राइट्स हैं। यही एक इसका ट्रिक था और कुछ नहीं है। मैं बताने के लिए आप पढ़ने की बात नहीं करूंगा, पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है वो है 49 में पहला जो आपका S1 दिया गया है, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 envisages क्रिएशन ऑफ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। तो देखो ये जो 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी जो मैं ट्रिक बता रहा हूं बिल्कुल आसान है। ट्रिक बताने का मतलब कि कैसे सॉल्व करना होगा ये है। और उसके बाद में बिल्कुल आसान सा कौन सा सेंटेंस होगा, देखिए पढ़िए। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में बात कही गई। लास्ट में जो सेंटेंस दिया गया आपका S6, सेकेंडली ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अप टू 25 लाख पर ईयर, जो भी दिया गया। सेकेंडली आयुष्मान भारत की बात करेगी, दिस विल आल्सो फोस्टर लिंकेज द पॉलिसी एम्स एट डेवलपमेंट। उसके बाद में दिस विल बी कैरिड आउट बाय द ऑपरेशंस। यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो सेंटेंस लास्ट वाला जो सेंटेंस होगा S6, उसमें जो लिखा है आपका सेकेंडरी। अब सेकेंडरी जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि कोई बात इसमें पहले जरूर कही गई होगी। तो यहां पर देखो आप इस वाले सेंटेंस में लिखा गया फर्स्टली 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑफरिंग प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर, इसकी बात करी गई। अब इसके बाद में तुम सीधे कहां जाओगे, इसका मतलब S वाले जो सेंटेंस है सबसे लास्ट में होगा और लास्ट के बाद में फिर क्या होगा, S6 होगा। इसका सबसे जबरदस्त ट्रिक यही है। और आप इसमें देखेंगे ऑप्शन में जब देखेंगे लास्ट में P है, यहां पर भी P है। आगे वाले ऑप्शंस में देखेंगे जब सिर्फ और सिर्फ C वाले सेक्शन में क्या दिया गया, आपका S दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे आखिर वाला जो सेंटेंस PQ वाले में होगा वो कौन सा होगा, S वाला। और S के बाद ही कौन सा होगा, आपका S6 होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया, सेकेंडली। और जबकि S वाले सेंटेंस में क्या लिखा गया, फर्स्टली, तो फर्स्टली के बाद में सेकेंडली आएगा। ये इसका ट्रिक है, समझ पा रहे ना, मैं ये बता रहा हूं आपको। और उसके बाद में ये जो सेक्शन का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया। अब यहां पर देखेंगे इकोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। S6 जो दिया गया है, देखिए S6 था अदर प्रेफर टू एंटर। अब अदर की बात करेंगे तो इसका मतलब कोई बात इससे पहले जरूर कही गई होगी। सम हिस्टोरिकल बायोग्राफर्स लिखा, मोस्ट स्पीसीज है, बट दिया गया है तो ये नेगेटिव है, जिसके साथ जोड़ना होगा देखेंगे। इकोलॉजिकल जो भी दिया गया है। तो यहां पर 50 नंबर क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल आसान से समझो। और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपके नीचे ऑप्शंस आगे, कोई बात नहीं है। चलिए आपको देखते हैं। अब इकोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में S6 तो आपको लास्ट में आएगा। P वाले में सम हिस्टोरिकल बायोग्राफर्स एंड इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन। उसके बाद में मोस्ट स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशंस रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स। अब उसके बाद में R वाले में बट बायोग्राफर्स टेंड टू स्पेसिफिक इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट इकोलॉजिकल। उसके बाद में इकोलॉजिकल, तो आप यहां पर देखेंगे तो बिल्कुल आसान सा, यहां पर देखिए इकोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म के बाद में एक ही देखिए बिल्कुल सिंपल सा हिंट है, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव, है ना, जीव जंतु। और उसके बाद में Q वाले में यही दिया गया, मोस्ट स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशंस रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स। समझ पा रहे ना, कौन कौन से, इकोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ऐसा कुछ। तो Q वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा पहला होगा। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो A और B जो भी दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें Q से स्टार्ट किया गया है। तो हमारे हिसाब से आंसर जो है आपका A है। तो यहां पर थोड़ी सी हिंट होनी चाहिए, जो हम किसको किससे कनेक्ट करेंगे, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जब ही आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, और कोई इसके बाद इसका चारा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। देखो भाई, ये जो हम लोग ने अभी रीअरेंजमेंट किया, ये बहुत ज्यादा इसमें रीडिंग वैरायटीज होती, बहुत ज्यादा इसमें मैटर दिया जाता है, तो टाइम लगता है। अब इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आप जानते हैं, बिल्कुल आसान है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया, he said that he स्पेस दिया गया when he lost all his investment in the stock market। अब जब he said, सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, तो वो अलग बात है, सभी के सभी पास्ट में दिए गए हैं। he said that he स्पेस दिया when he lost his इन्वेस्टमेंट और इन स्टॉक मार्केट, वो सारा का सारा जब अपना इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा वो लॉस कर चुका है, तो वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया।
अब यहाँ पर देखेंगे तो he said that he was broken, he was broke और या break, उसके बाद में या had been collapsed लिखा गया है। तो यहाँ पर कई बार लोगों ने ये वाला आंसर टिक किया है, ए वाला, जबकि वो सेंटेंस आपका सही नहीं। लेकिन हाँ, बात बिल्कुल सही है कि was या वर्ब के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है ब्रोकन। यहाँ पर ब्रोकन का मतलब टूटने से नहीं है, यहाँ पर आंसर होगा आपका ब्रोक। ब्रोक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ खो चुका है, वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के बाद में आप जानते होंगे एक और शब्द आपका होता है बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, और दिवालिया को एक अच्छे शब्द में, अच्छी भाषा में हम क्या बोलते हैं, ब्रोक बोलते हैं। समझ पा रहे ना, ब्रोक का मतलब ये ब्रेक का जो सेकेंड फॉर्म है इसका ये नाउन की तरह यूज किया गया है, इस वजह से इसमें होगा he said that he was broke। was broke का मतलब इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। यूरोपियन बैंक्स में कहानी मैंने पढ़ी थी, इसमें होता था जैसे एटीएम कार्ड होता है ना हमारा, उस तरह का उसमें क्रेडिट कार्ड चलता है या चलता था, बहुत पुरानी कहावत है। जब वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती थी या कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो दिवालिया हो गया, तो उसके कार्ड को तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। तभी से ये वर्ड इजाद हो गया कि उसको वो ब्रोक हो गया, है ना। ब्रोक यहाँ नाउन की तरह यूज किया गया है, ना कि वर्ब की तरह। तो आंसर हमारा होगा बी वाला। मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद में 52 नंबर लिखा गया, द मैन इन ब्लैक thought that he was स्पेस दिया selected for the team to play at the national level। अब टीम में जब सिलेक्ट करना होता है तो टीम में कोई एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। उनमें से अब जो मैन इन ब्लैक का मतलब जो व्यक्ति ब्लैक कलर का कुछ भी सूट या जो भी पहने होगा, वो ऐसा सोचा दैट he was one of the players is one player और the player of the team। तो यहाँ पर तो आप जानते हैं वन ऑफ द प्लेयर्स होता है। वन ऑफ के बाद में नाउन सिंगुलर है, ये चलेगा नहीं। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है, आंसर आपका बी वाला होगा, ये भी नहीं होगा और आपका ये भी नहीं होगा। तो द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स सिलेक्टेड फॉर द टीम टू प्ले एट द नेशनल लेवल। यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये बहुत आसान है यार, अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी। टाइम टेकिंग जो होता है वो जो पहले हम लोग ने किया और वो मैंने ट्रिक में बताया आपको। 53 नंबर में लिखा गया, देखो व्हेन सी स्पेस दिया गया, हर फ्रेंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स हर थ्रोट चोक्ड, ये कहने का मतलब है। और व्हेन वाला जो सेंटेंस होगा, बाद वाला आफ्टर वाला, देखिए आफ्टर वाला जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट में ही है, तो पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। और व्हेन के साथ हमेशा वैसे भी हम पास्ट का इंडिफिनिट बनाते हैं, पास्ट के इंडिफिनिट में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे व्हेन आई मेट हर, ऐसा कुछ। तो यहां पर देखेंगे बिल्कुल सिंपल है, मीट्स है, हैड बीन मीटिंग, आंसर हो गया आपका मेट। व्हेन सी मेट हर फ्रेंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स हर थ्रोट चोक्ड। नेक्स्ट, उसके बाद में 54 में दिया गया, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज, स्पेस दिया है, इट अपीयर्स। तो द पोर्ट्रेट जो लेडी का जो पोर्ट्रेट है वो क्या कन्वे करता है, इट अपीयर, जैसा वो दिखती है या है ना, दिखता है क्या, देखिए। तो उसके अलावा यहाँ पर आंसर क्या है, द बेस्ट इट अपीयर्स, मोर देन इट अपीयर्स, द मोस्ट लिखा गया। और सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट बनाया लेडी का और उसके बाद में वो जो लेडी है वो दो के बीच में कंपैरिजन है। अब दो के बीच में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है, तो सुपरलेटिव वाले टर्म्स काट दीजिए। आंसर बिल्कुल सिंपल है, बी वाला। ये देखिए, मैं लॉजिक नहीं, ये फैक्ट है, बिल्कुल आसान सा, यहाँ रटने की जरूरत नहीं है कि आप कोई भी अच्छी सी चीजें रट रहे हैं और कैसे आंसर है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि आंसर रट के आया और मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कन्वे कर रहा है उसके लेडी और उसके पोर्ट्रेट जो उससे ज्यादा, मोर देन इट अपीयर, जैसा वो दिखती। तो दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तीन में सुपरलेटिव डिग्री दी गई, इलिमिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, बायोग्राफी इज स्पेस दिया पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री। बायोग्राफी क्या होती है, एक आदमी की, एक व्यक्ति की क्या लाइफ हिस्ट्री होती है। तो बायोग्राफी इज अबाउट पर्सन्स, ये नहीं होगा, फॉर अ पर्सन नहीं होगा, विद अ पर्सन नहीं होगा, अबाउट बायोग्राफी इज अबाउट अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री। सिंपल है, बेसिक क्वेश्चंस है। अब यहां पर 56 नंबर देखेंगे आप। 56 में जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल आसान है। सी टोल्ड मी लिखा गया, सी टोल्ड मी पहला सेंटेंस पास्ट में, दैट सी स्पेस दिया हर डिग्री बाई, बाई के साथ लिखा है 2023 लिखा, 2023 की बात कर रहे हैं। अब हमने आपको बता देते हैं, बाई के साथ कभी भी कोई टाइमिंग दिया जाए, बाई के साथ फ्यूचर का टाइम हो, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सेंटेंस बता रहे हैं, बाई के साथ फ्यूचर का टाइम है तो सेंटेंस बनता है आपका
फ्यूचर परफेक्ट में, समझ पा रहे ना, फ्यूचर परफेक्ट में। और अगर हम कभी भी दिखते हैं बाई के साथ पास्ट का टाइमिंग है, पास्ट का टाइम दिया जाए तो हमेशा सेंटेंस बनाना आप पास्ट के परफेक्ट में। इट्स वेरी सिंपल, बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। बाई के साथ पास्ट का टाइमिंग पास्ट का परफेक्ट, बाई के साथ फ्यूचर का टाइमिंग फ्यूचर परफेक्ट। समझ पा रहे ना? अब देखिए बाई के साथ फ्यूचर का टाइमिंग दिया गया तो फ्यूचर का परफेक्ट होना चाहिए। फ्यूचर के परफेक्ट में विल हैव लगाया जाता है और क्या लगाया जाता है आपका शैल हैव लगाया जाता है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं ना पहला जो क्लाउज है वो किस में है, पास्ट में है। तो पास्ट में आपका विल और शैल भी पास्ट में चला जाएगा। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड हो जाता है। तो अब देखेंगे विल हैव शैल बी विल कर वुड हैव, आपके सामने बिल्कुल आंसर सिंपल सा दिया गया, डी वाला आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ध्यान रखेंगे बाई के बारे में। नेक्स्ट 57 दिया गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, स्पेस दिया डॉटर मैरिड योर कजिन लास्ट ईयर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, अब लड़की जिसकी लड़की, हुज, हु तो आएगा नहीं क्योंकि नाउन है, हुम भी नहीं होगा, विद भी नहीं होगा। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आराम से। हुज डॉटर मैरिड योर कजिन, जिसकी लड़की है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया। 58 में दिया गया द वर्ल्ड इज चेंजिंग, स्पेस दिया है दैट द रिच बिकम रिचर, आज अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, एंड द पुअर बिकम पुअरर, वो आदमी गरीब होता जा रहा है। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग थ्रू इन मेनी वेज, इन अ वे, इन सच अ वे। तो जो वर्ल्ड है, दुनिया है, ऐसे चेंज हो रही है एक निश्चित वे में, इन सच अ वे, और सच के साथ में कनेक्टर क्या आता है, दैट आता है। यहां पर कुछ भी आंसर रखने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक के साथ समझना है कि सच के साथ में दैट कनेक्टर आता है, इन सच अ वे दैट, दैट जोड़ दिया। तो यहां पर बिल्कुल आसान सा सेंटेंस का आंसर हो गया आपका टी। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड। अब देखिए हैड जस्ट से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये चौथा कंडीशनल सेंटेंस होता है, इफ के साथ में पहला सब्जेक्ट आए और उसके बाद में हैड दिया जाए, तो बाद वाला सेंटेंस किसमें होता है आपका, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा सेंटेंस देखिए, चौथा कंडीशनल सेंटेंस कुड हैव मेड है, विल चलेगा नहीं, वुड हैव है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है इसमें, उसके बाद में ऑट टू हैव, ये भी नहीं। आंसर बिल्कुल सिंपल है, ए वाला होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, तो आपको ये सेंटेंस करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे देखेंगे 60 नंबर, ये लास्ट सेंटेंस है, इसका मतलब जो हमारा फिल इन द ब्लैंक चल रहा था, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड, स्पेस दिया, इन अनहैप्पीनेस। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दिया गया, इन्फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट में है। अब जब प्रेजेंट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में होना चाहिए, या प्रेजेंट या फ्यूचर के सेंस में। ये देखिए वुड दिया गया और वैसे भी वुड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता। विल रिजल्ट दिया गया, शैल बी के बाद वर्ब है ही नहीं, उसके बाद विल लीड दिया गया और रिजल्ट दे दिया। तो इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड विल रिजल्ट, अगर कोई व्यक्ति लालच में ऐसा करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, परिणाम के सेंस में हमारा रिजल्ट वाला वर्ड यूज करेंगे, तो आंसर कौन सा होगा आपका, सी वाला होगा। बिल्कुल इजी है, तो अब कोई समस्या नहीं होगी, अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स आप सभी लोग जानते हैं, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंटोनिम्स जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड बताना है। बहुत सारे पेपर कर चुके हैं एनडीए के, ईपीएफओ के, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, 61 में जो आपका ये वर्ड दिया गया है बॉम्बास्टिक, सेंटेंस में यूज किया गया। हमारे एग्जाम्स में या यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सेंटेंस में यूज किया जाता है, या जनरली ऐसे ही होता है। His argument are not valid, people consider it bombastic। bombastic का मतलब होता है एक ऐसी स्पीच, bombastic या उसको बोलते हैं pompous, जो बहुत ज्यादा जिसमें शब्दों का यूज किया जाए, जो वर्बोज होती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आउटडेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और देखिए वर्बोज दिया भी गए, लेकिन यहाँ पर वर्बोज आंसर नहीं होगा। अपोजिट पूछा गया है, सिनोनिम पूछा जाता है तो आंसर सी होगा। अब इसका अपोजिट तो बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल सिंपल है, आपका बी वाला आंसर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वही होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड। जबकि उसका अपोजिट देखेंगे वर्बोज और बॉम्बास्टिक होगा। 62 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, 62 में देखेंगे आप, बिल्कुल आसान है। द डिसीजन वाज अब्सर्ड। अब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है, बेहुदा, बेतुका। जब कोई बात बेतुकी होती है वो अब्सर्ड होती है।
फॉर मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो यहाँ पर अपसेट का मतलब बेतुका बेहुदा, जिसका अर्थ अनर्थक जिसको बोलते हैं, तो इसका अपोजिट होगा अर्थपूर्ण, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। उसके आंसर बिल्कुल जिसके बारे में सोचा जा सकता है, तो बिल्कुल आसान सा सिंपल सा सेंटेंस का ऑप्शन है थॉटफुल। थॉटफुल मतलब जिसपे चर्चा की जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, होमोफोन से ऐसा होता है, आप जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूं। डी आई और एस और ई ए और एस ई, ये वाला जो डिसीज होता है डी आई एस वाला, इसका मतलब होता है बीमारी। और अगर ये वाले डिसीज की बात करेंगे डी ई सी ई और ए एस ई, ये डिसीज का मतलब होता है मृत। मृत मतलब मरा हुआ, डेड का सिनोनिम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये डिसीज बीमारी वाला नहीं है, ये दूसरा है, ये मतलब मरा हुआ। अब उसका अपोजिट क्या होगा? अलाइव। ये दिया है आपका, अलाइव माने जीवित या जिंदा व्यक्ति। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं 64 में देखा गया, एट लास्ट सी वाज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड। सोलेस का मतलब क्या होता है? अब देखेंगे, एट लास्ट बाद में ही वाज एबल टू गेट सोलेस। सोलेस मतलब पीस, शांति, या बहुत कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में शांति या सांत्वना मिल जाए, या कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी थी या वो ठीक हो गई है। उसके बाद में इसका अपोजिट पूछा गया, तो अपोजिट में देखेंगे तो कंफर्ट नहीं होगा, कंफर्ट तो सिनोनिम होगा, सिनोनिम रिलीफ भी होगा, पनिशमेंट अलग बात हो गई। आंसर होगा बिल्कुल सिंपल सा अग्रेवेशन, मतलब अग्रेवेट माने और भी उत्तेजित हो जाना, क्रोधित हो जाना, इसका अपोजिट होगा। और सोलेस का मतलब होता है शांत हो जाना। आपने फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की क्वांटम ऑफ सोलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या है देखते हैं। 21st century has turned out to be a century of problems contrary to the thinking that it would be a better time। तो यहां पर माफी चाहूंगा, ये जो आपका अंडरलाइन पार्ट है सेंचुरी पर नहीं है, कॉन्ट्रेरी पर होना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। कॉन्ट्रेरी का आपको आंसर देना है। कॉन्ट्रेरी का मतलब हुआ करता है एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे, है ना। तो उसके बाद में इसका अपोजिट तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है, क्या है आपका? सिमिलर है, डिफरेंट, डाइवर्जेंट और गुड फेथ, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आपका आंसर होगा आपका सिमिलर। कॉन्ट्रेरी पर अंडरलाइन है, वो गलत जगह पर अंडरलाइन हो गया था, समस्या नहीं है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद में 66 में दिया गया है, द पोइट सेड दैट पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो पोइट ने क्या कहा कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है किसका? पावरफुल फीलिंग्स का। स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो चीज होती है जो बिना तैयारी के हो, अपने मन में अचानक आ जाए। और वैसे भी गाने या शायरी या पोइट्री आप जब मन में अचानक आती है, किसी के बारे में विचार आते हैं, तभी अच्छी बनती है, प्लान नहीं कर सकते उस चीज को। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो अचानक आ जाए, जो प्री प्लान नहीं होता है। तो अपोजिट कैसा होगा? अपोजिट वो चीज होगी जिसको प्रिपेयर किया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए वाला, सिंपल है। 67 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग ऑन्स आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। तो यहां पर असर्टिंग की बात करेंगे। आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस आप लोग ने पढ़ा होगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? डिक्लेरेटिव। देखो इसमें ऑप्शन दिया भी क्या है, तो डिक्लेरेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये तो सिनोनिम में जाएगा। असर्टिव का मतलब किसी भी डिक्लेरेशन जिसके बाद में जिसको माना जाए, जिसका आदेश का पालन किया जाए, स्टेटमेंट का। अब इसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, डिनाइंग होगा। डिनाई का मतलब होता है मना करना या किसी भी चीज को इनकार कर देना। उसके बाद में 68 में दिया गया है आपका, he has been exonerated and he is tendered apology। अब देखिए exonerated की बात करेंगे तो exonerated का मतलब होता है बरी कर देना, किसी भी चीज से मुक्त कर देना। अब इसका अपोजिट क्या होगा? अब मुक्त करने का, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल होता है, उसको बरी कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, कन्विक्ट, उसको दोषी ठहराना। आंसर हो गया आपका सी वाला। चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर दिया गया है, परसुएशन की बात करेंगे। अब यहाँ पर परसुएशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम। परसुएशन मतलब कन्विंस करना, फुसलाना, बहलाना, इनकरेज करना कि हाँ कोई भी काम किया गया उसको इनकरेजमेंट किया गया, हाँ बहुत बढ़िया किया, ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे कंसीडर किया जाता है। तो परसुएट माने फुसलाना, बहलाना या उसकी तारीफ करना, इनकरेज करना। अपोजिट क्या हो जाएगा? तो उसको डिस्करेज करना। अगर सिनोनिम पूछा जाता तो कन्विंस हो जाता, लेकिन अपोजिट की बात करी गई है इस वजह से। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
70 की बात करेंगे तो एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन व्हिच डिफाइंस द इकोसिस्टम। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? एकदम अलग, एकदम यूनिक, अलग बात है। लेकिन इसका अपोजिट बताई गई है तो यूनिक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अपोजिट की बात करेंगे, स्पेशल भी नहीं होगा, अनफेमिलियर भी नहीं होगा, कॉमन जो सब जगह पाया जाए। तो डिस्टिंक्टिव या यूनिक का अपोजिट कॉमन ही होगा।